हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीसरे पार्ट को देखेंगे, जो आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले का सभी पार्ट चैप्टर वाइज आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके इकोनॉमिक्स से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है? प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, रुचियाँ, और इसमें एक और आ जाता है व्यापार। ठीक है, ये सभी जो सिद्धांत हैं ये प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करते हैं व्यापार के सिद्धांत में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है क्योंकि सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है। बिल्कुल सही है। कारकों की गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता नहीं होती है। बिल्कुल सही है। सामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है, ये भी सही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था इन तीनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेस्चर-ओहलिन के व्यापार सिद्धांत के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साधन विन्यासों में अंतर। ठीक है, साधन विन्यासों में अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्र को व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका उपभोग बिंदु कैसा बनेगा? तो उत्पादन संभाव्य सीमा से ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ग्राफ है, इसको हम ऐसे ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो है बन रहा है संभाव्य, ये जो है संभाव्य सीमा से ऊपर हमेशा बनता है। ठीक है, ये जो बनता है ये संभावना वाला जो सीमा है इससे ये ऊपर बनता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र में जो AF आप डिफाइन किए हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये F बिंदु है। AF जो डिफाइन किए हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों रेखा बिंदु को जो है स्पर्श करती है, वही क्या होता है? उत्पादन संभाव्य सीमा से वो हमेशा ऊपर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? तो WTO राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, WTO संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, ये भी गलत है। WTO एक अमेरिकी व्यापार संगठन है, ये भी गलत है। ठीक है, WTO एक संगठन है जिसे गैट के सदस्यों ने बनाया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1986 से लेकर के 94 की उरुग्वे दौर की बातचीत के परिणाम स्वरूप जो है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, और इस वार्ता में बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत की गई थी। तो ये एक प्रकार का संगठन है जिसे गैट के सदस्यों ने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र का 9 प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो 9 प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये शुम्पेटर ने किया था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। व्यापार चक्र के 9 प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है शुम्पेटर ने किया था। और इसमें जो है अर्थव्यवस्था के ढांचे में जो 9 परिवर्तन होते हैं, नए मतलब परिवर्तन होते हैं, वही आर्थिक उतार चढ़ाव का स्रोत माना जाता है। व्यापार चक्र जो होता है किसी पूंजीवादी समाज में आर्थिक विकास का परिणाम होता है। अर्थव्यवस्था की संतुलन स्थिति को जो है शुम्पेटर ने वित्तीय प्रवाह कहा था। ठीक है, और इसका लाभ कमाने के लिए उद्यमी नई वस्तु के रूप में नव परिवर्तन को वित्तीय प्रवाह को जो है भंग करता रहता है।
तो इस सिद्धांत के माध्यम से शुम्पेटर ने ये बताया था व्यापार चक्र के बारे में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मार्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पारस्परिक मार्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जेएस मिल थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिकार्डो जो था, ये रिकार्डो, इसने तुलनात्मक लाभ सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया कि वस्तुओं का परस्पर विनिमय किन अनुपातों में होगा। इस समस्या का निदान जो है जेएस मिल ने किया था। ठीक है, इस समस्या का समाधान जेएस मिल ने अपने पारस्परिक मार्ग के सिद्धांत में बताया था। ठीक है, रिकार्डो ने जो त्रुटियां की थी उसमें उन्होंने पारस्परिक मार्ग के सिद्धांत में जेएस मिल ने बताया था। और मिल ने बताया था कि व्यापार की संतुलन शर्तों के निर्धारण की व्याख्या करने के लिए पारस्परिक मार्ग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इन अवस्थाओं का जो सही क्रम होता है वो अवसाद होता है, पुनरुत्थान होता है, समृद्धि होता है और प्रतिसार होता है। अवसाद का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं को अवसाद की स्थिति या व्यापार चक्र की निचली सतह की स्थिति से प्रारंभ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। और पुनरुत्थान जो होता है व्यापार चक्र में निकलना मोड़ बिंदु है, जहां एक अर्थव्यवस्था अवसाद से निकलकर जो है समृद्धि की ओर उन्मुख करते हैं। यहाँ से वो अवसाद से निकल करके जो है उन्मुख होती है। ठीक है, और समृद्धि क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं के विस्तार की प्रवृत्ति ऐसी स्थिति ला देती है जहां अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है प्रतिसार। प्रतिसार जो होता है ये पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जो है विनियोग होने के कारण वास्तविक उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होती, पर कीमत स्तर में जो है अधिक वृद्धि होती है, जो साधनों के अधिरोजगार या कहा जाए तो शोषण की स्थिति आ जाती है। तो ये व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, अवसाद, पुनरुत्थान, समृद्धि, प्रतिसार। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूची दिया गया है। सेवाओं के लेन देन के प्रकार हैं और प्रकारों की श्रेणियाँ ये किस श्रेणी में आती है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पे सीमा पारीय आपूर्ति ये किस श्रेणी में आती है? तो ये आता है फर्स्ट प्रकार में। ठीक है, फर्स्ट प्रकार में आता है। सीमा पार उपभोग किस में आता है? तो ये सेकंड प्रकार में आता है। और वाणिज्यिक उपस्थिति किस में आता है? तो ये थर्ड प्रकार में आ जाता है। और प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति ये किस में आता है? तो ये फोर्थ में आ जाता है। ठीक है, यानी ये क्रम से है, क्रम से सही है, तो यहाँ पे कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रकार 1 है इसमें क्या क्या आता है? इसके तहत जो है सेवा उत्पाद की भौतिक गमन सीमा के आर पार होता है, जैसे सूचना युक्त फ्लॉपी का आदान प्रदान, ये सभी जो है किस में आ जाते हैं? प्रकार 1 में आ जाता है। और दूसरे में जो आता है, दूसरे में सेवा निर्यातक देश में उपभोक्ताओं का गमन, जैसे किसी सेना निर्यातक देश में डॉक्टर को प्राप्त करने के लिए स्वयं मरीज का जाना, ये सभी किस में आ जाता है? तो ये सेकंड प्रकार में आ जाता है। और तीसरा जो होता है, जिस देश में सेवा उपलब्ध करानी हो तो उस देश में एक वाणिज्यिक इकाई या संस्था स्थापित करना, जैसे बैंकिंग सेवा, ये सभी किस में आ जाता है? तो ये तीसरे में आ जाता है। और चौथा जो है, इसमें जो है किसी देश में नेचुरल पर्सन, जैसे किसी योग विशेषज्ञ द्वारा विदेश में लेक्चर देने जाना अस्थायी गमन कहलाता है, वो किस में आ जाता है? तो चौथे प्रकार में आ जाता है। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है। तो अदृश्य व्यापार किसको संदर्भित कर रहा है? तो ये सेवाओं का व्यापार पर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देश के चालू लेखों में सेवाओं और हस्तांतरण, भुगतान और प्राप्तियां अदृश्य मदें कहलाती हैं। ठीक है, सेवाओं के लेन देन में यात्रा तथा परिवहन, विदेशी निवेशों पर आय तथा भुगतान आदि शामिल होते हैं। और हस्तांतरण भुगतानों का संबंध जो है उपहारों, पेंशनों, निजी प्रेषणों, विदेशियों द्वारा तथा विदेशों के व्यक्तियों तथा सरकारों से प्राप्त दान उपहारों से होता है। वो क्या होता है? अदृश्य व्यापार के संदर्भ में सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? व्यापार की शर्तों को जो है किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, PX/PM × 100।
ठीक है, इसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे PX का नाम दे दिया है निर्यात कीमत सूचकांक, ठीक है। निर्यातित वस्तुओं के मूल्य का सूचक इसको कहते हैं PX को, और PM को क्या कहते हैं, आयात कीमत सूचकांक को जो है व्यक्त करते हैं, ठीक है। आयातित वस्तुओं के मूल्य सूचकांक को जो है ये व्यक्त करते हैं। और ये TC, ठीक है, TC का मतलब होता है वस्तु व्यापार की शर्त, ठीक है। इसका पूरा फार्मूला होता है, जो यहाँ पे TC नहीं दिया है, इसका पूरा जो फार्मूला होता है TC बराबर PX अपान PM इंटू 100, ठीक है। तो जहाँ पे ये TC है, ये TC जो होता है ये वस्तु व्यापार की शर्त से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस व्यापार की शर्त में जो है आयात मूल्यों का निर्यात मूल्यों से अनुपात निकाला जाता है, वही क्या कहलाता है, व्यापार की शर्त वहाँ पे मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, ऊपर X है नीचे M है, ठीक है, इंटू 100 TC बराबर, ठीक है। तो A ऑप्शन सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 151वां सदस्य देश कौन सा है। तो ये टोंगा है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है किसके आधार पे की गई थी, तो मोस्ट फेवरेट नेशंस यानी GATT के द्वारा किया गया था, निश्चित किया गया था। और सदस्य देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा माना गया था। टोगा जो है 27 जुलाई 2007 को, ठीक है, 2007 को जो है ये उसका 51वां देश बना था। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं WTO के, तो वर्तमान में कुल 164 सदस्य हैं। 164वां सदस्य कौन सा है, तो ये अफ़गानिस्तान है, ठीक है, अफ़गानिस्तान है। 151वां जो था 2007 में बना था, वो बना था टोगा, और 164वां जो बना अफ़गानिस्तान बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा सही करेंगे, D ऑप्शन सही करेंगे, और इसके सभी पॉइंट को आप लोग याद भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं। अभी इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले हम लोग को एक क्वेश्चन पढ़े थे, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इसका डिफिनीशन पूछ लिया है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ निर्दिष्ट करती हैं, तो निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच अनुपात, यही ना हम लोग पढ़े हैं, PX अपान PM इंटू 100, यानी निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच जो है अनुपात क्या कहलाता है, व्यापार की शर्तें कहलाती हैं। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे जब 2 देश और 2 वस्तुएं हों, तो एक देश की व्यापार की शर्तों से अभिप्राय उस वस्तुओं की निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच की अनुपात से है। यहाँ पे हम लोग पूरा फार्मूला देखे थे, TC बराबर PX अपान PM, ठीक है, जहाँ पे PX क्या था, निर्यात कीमत था, और PM क्या था, आयात कीमत था, इंटू 100, ठीक है। और ये TC क्या व्यक्त करता था, तो व्यापार की शर्तें, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी हो जाता है। यहाँ पे इसके पहले का जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे, वहाँ पे फार्मूला देखे थे, और यहाँ पे उसका डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ दिया है। तो प्रश्न को बदल सकता है, इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात के मूल्यों पर आधारित होता है, तो केवल दृश्य मदों पर आधारित होता है, ठीक है, केवल जो है दृश्य मदों पर आधारित होता है। व्यापार शेष जो है निर्यातित और आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का अंतर होता है। देश के चालू लेखों में वे सब लेन देन आते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंध रखते हैं। इनमें भौतिक वस्तुओं की निर्यात और आयात, दृश्य मदें तथा सेवाओं और हस्तांतरण, भुगतान और प्राप्तियां जो है अदृश्य मदें, ये सभी अदृश्य मदों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात मूल्यों पर आधारित होता है, तो जो आयात और निर्यात दोनों मूल्यों पर आधारित होता है वो दृश्य मदों के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो C ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है,
किसे व्यापार की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? तो ये वस्तुओं के निर्यात से आय को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। देश के चालू लेखों में वे सब लेन देन हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंध रखते हैं, और इसमें भौतिक वस्तुओं के निर्यात और आयात दृश्य मदें कहलाती हैं। अभी पिछला क्वेश्चन ही इसी तरह से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन व्यापार से इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।